दक्षिण भारत के इतिहास में प्राचीन भारत प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत जो है साउथ इंडिया इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत में आप लोग क्या क्या कर चुके हैं? प्राचीन भारत में आप लोग दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पाषाण काल भी दक्षिण भारत में था, ताम्र पाषाण काल भी दक्षिण भारत में था। तो ये यूनिट आप लोग कर चुके थे। पाषाण काल में संगनकल्लू है, पय्यमपल्ली है, पिकली हल है, उत्तनूर है, अतीरपक्कम है, ये सब दक्षिण भारत के ही स्थल रहते हैं। फिर ताम्रपाषाण काल में आपने देखा था कि मेजरली जो है 3 सेटलमेंट रहता है। जो 3 सेटलमेंट रहता है वो क्या है भाई? तो एक सेटलमेंट जो रहता है वो मालवा क्षेत्र होता है, पश्चिमी मालवा का क्षेत्र होता है। दूसरा जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र होता है। और तीसरा जो होता है वो महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में होता है। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में बच्चों आप लोगों ने देखा था कि इनाम गांव है, सोन गांव है, दैमाबाद है, चंदौली है। तो दक्षिण भारत पाषाण काल में जब मानव जो है सभ्यता से कोसों दूर था तब भी था। दक्षिण भारत जब पहली बार मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया, पत्थर के साथ साथ तांबा धातु है, तो ताम्र पाषाण काल है। इन दोनों को आप लोगों ने देखा। अब हम लोग की जो असली कहानी शुरू हो रहा है दक्षिण भारत का, वो कहां से शुरू हो रहा है? वो महासमीय संस्कृति है। महासमीय संस्कृति है। इस महासमीय संस्कृति को क्या कहते हैं? इसे मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। इसे मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। तो ऐसे में क्या है भाई? ऐसे में जो है ये महासमीय संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है संगम काल आएगा। इसके बाद जो है पल्लव और चालुक्य वंश आएंगे। पल्लव और चालुक्य वंश आएंगे। चलिए भाई, तो ये हम लोग का साउथ इंडिया हो गया, जो प्राचीन भारत में दक्षिण भारत को देखना है। मध्यकाल में हम लोग आएंगे तो राष्ट्रकूट जो है पूर्व मध्यकाल में त्रिपक्षी संघर्ष, आप नोट्स पलट के बच्चों देखिएगा, वहां पे हम लोग राष्ट्रकूट कर चुके हैं। चोल वंश, विजयनगर और बहमनी, और फिर इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य, ये हम लोग मध्यकाल में करेंगे। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है, उत्तर भारत में सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही आ गया था। उत्तर भारत में राज्य का उदय जो है वो कब हो गया था? तो उत्तर भारत में राज्य का जो उदय है ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने क्या देखा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने सप्त सैंधव प्रदेश देखा था। सप्त सैंधव प्रदेश देखा था। सप्त सैंधव प्रदेश क्या रहता है? सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है और सरस्वती है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और सरस्वती है। आगे देखते हैं भाई, अगला मुद्दा क्या है। तो दक्षिण भारत अभी भी क्या है? दक्षिण भारत अभी भी राज्य का उदय नहीं हुआ है। मतलब एक निश्चित जो भौगोलिक सीमा है, लोग अस्थाई जीवन जीना शुरू कर चुके हों, राज्य का अपना एक प्रधान मुखिया राजा हो, राजा का अपना प्रशासनिक महकमा हो, ये सब बेटा दक्षिण भारत में नहीं है। आज आप लोग को क्या लगता है बच्चों, अगर मैं छोटा सा एक सवाल आप लोग से पूछूं कि उत्तर भारत ज्यादा विकसित है कि दक्षिण भारत ज्यादा विकसित है? जरा बताइए। अगर मैं आज आप लोग से एक सवाल पूछूं कि आपको वर्तमान में 2024 में उत्तर भारत ज्यादा विकसित लगता है कि दक्षिण भारत ज्यादा विकसित लगता है? तो शनिवार को चलिए ले लिया जाएगा, शनिवार को जो है
साउथ इंडिया वर्तमान में बेटा साउथ इंडिया ज्यादा एडवांस है। अभी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कोई तुलना ही नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए, ये कोई आंध्र प्रदेश को अगर कुछ मामले में अगर छोड़ दिया जाए, ये लगभग लगभग विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। जो विकसित देशों के पैरामीटर हैं लगभग उस श्रेणी में ये आ जाएंगे। कोई तुलना ही नहीं है। उत्तर भारत में बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य BI से बिहार है, M से मध्य प्रदेश है, R से राजस्थान है, U से उत्तर प्रदेश है। तो ये बीमारू राज्य है, मतलब कि ये देश के ऊपर एक तरीके से देश का जो आंकड़ा है विकास का उसे बिगाड़ने में इन्हीं का योगदान है। तो कहने का अर्थ क्या है कि समय समय की बात होता है भाई। आज दक्षिण भारत ज्यादा एडवांस है, उस जमाने में उत्तर भारत जो रहता है वो बहुत ज्यादा एडवांस रहता है। ये आप लोग अपना जो सोशल एंड इकोनॉमी की सूच करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो आप लोग को सोशियोलॉजी के जो सर हैं वो बताएंगे कि इस पिछड़ेपन का कारण क्या है। समंदर का किनारा दक्षिण भारत को मिल जाता है, समंदर का किनारा मिल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वहां के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर के देशों के साथ जुड़े, बाहर के देशों में गए, इसलिए वो ज्यादा विकसित हैं। जागरूकता का स्तर वहां पे, जो पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, ये आधुनिक सभ्यता को लेकर आए थे ना। ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है यूरोप की सभ्यता को लेकर, तो वहां पे जागरूकता का स्तर ज्यादा है। तो चलिए मुद्दे की बात बच्चों क्या है कि आज दक्षिण भारत ज्यादा विकसित है, उस जमाने में उत्तर भारत ज्यादा विकसित था। जब उत्तर भारत के लोग महान स्नानागारों में नहा रहे हैं, दक्षिण भारत में अभी राज्य का भी उदय नहीं हुआ है। उत्तर भारत में फिर एक यूनिट आता है, वो यूनिट क्या है? षोडश महाजनपद का काल। महाजनपद का काल, जो षोडश महाजनपद का काल है, राइज ऑफ 16 महाजनपद आज है, वो क्या है भाई? तो जो षोडश महाजनपद है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण है, और ये क्या है? तो ये जो है द्वितीय नगरीकरण है, द्वितीय नगरीकरण है। उत्तर भारत में एक अपवाद में अगर असमक को छोड़ दिया जाए, उत्तर भारत में 15 महानगर हैं। दक्षिण भारत, जो सुदूर दक्षिण भारत, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, लोअर आंध्रा या कर्नाटका, वहां अभी राज्य का ही उदय नहीं हुआ है। फिर से क्या है भाई? षोडश महाजनपद के भी काल में दक्षिण भारत में राज्य का उदय नहीं है। जबकि यहां पे देख रहे हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आ चुका है। अगला बच्चों क्या है? तो अगला जो है मौर्य साम्राज्य जो है, महान मौर्य साम्राज्य जो है, महान मौर्य साम्राज्य की सीमा आप देख ही रहे हैं। महान मौर्य साम्राज्य एक तरीके से क्या है? समस्त भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र है। तो अब एक साम्राज्य की सीमा कहां है? एक साम्राज्य की सीमा उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक है, उत्तर से दक्षिण भारत तक है, उत्तर से दक्षिण भारत तक है। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है ये महान मौर्य साम्राज्य है। तो महान मौर्य साम्राज्य में क्या है? समस्त भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र है। आपको याद होगा श्रवण बेलगोला कौन गया था? श्रवण बेलगोला जो है चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो श्रवण बेलगोला गए थे, उस श्रवण बेलगोला में आप देख रहे हैं कि संलेखना विधि से उन्होंने प्राणों का त्याग किया था, अन्न जल त्याग करके। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, मतलब मौर्य साम्राज्य जो है वो दक्षिण तक फैल रहा है। और इसी समय क्या होगा? इसी समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में राज्य का उदय होगा। राज्य का उदय मींस कि अब पहली बार ऐसा होगा कि दक्षिण भारत में कोई राजा है, राजा की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, सभ्यता से वो रूबरू हो चुके हैं। तो ये क्या है भाई? ये जो है ऐसे में क्या है? कौन है भाई? अलस पटेल हैं। देखिए भाई, अलस जी जो है, सुधर जाइए बेटा, मैं हर कमेंट तो देख नहीं पाता हूं। अगर बदतमीजी वाला कुछ भी ऐसा शब्द आएगा, कल मैं वार्निंग दे चुका हूं। और मेरा बेटा ऑफलाइन में बैच शुरू हो चुका है, और कल से टाइमिंग आप लोग का फिर से चेंज हो रहा है। कल से आप लोग का बैच 6 बजे से शायद है। हाँ, कल से 6 बजे का बैच है। तो 4 ही क्लास के आसपास में बचा हुआ है, 3-4 दिन आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए भाई, क्या है? सर्वप्रथम दक्षिण भारत में जो है वो राज्य का उदय हो जाता है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में पहला टॉपिक कौन सा है? अच्छा, जो दक्षिण भारत में राज्य का उदय होता है इसे कौन सा काल कहते हैं? तो यही जो है संगम काल है। दक्षिण भारत में ये संगम काल है। चलिए भाई, तो संगम काल हो गया। इस संगम काल में पहली बार दक्षिण भारत में क्या हो रहा है? पहली बार जो है राज्य का उदय हो रहा है।
परंतु इतना तो स्पष्ट हो गया कि पहला बार राजा और उसका प्रशासनिक तंत्र सभ्यता संगम काल में गया। लेकिन हम लोग को बच्चों शुरू कहां से करना है? हम लोग को शुरू जो है महासमीय संस्कृति से करना है। महासमीय संस्कृति से करना है। मेगालिथिक जो कल्चर है यहां से करना है। मेगालिथिक कल्चर से टॉपिक को शुरू करना है। इस तरह से क्या है, इस तरह से जो है महासमी संस्कृति बच्चों क्लियर है कि इस समय राज्य का उदय नहीं था। तो पहला मुद्दा क्या हो जाता है कि महासमी संस्कृति का समय काल कब से कब तक है? तो समय काल 1200 ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक। द्वितीय शताब्दी तक। तो जो टाइम सिनेरियो है ये सब बेटा हमारे हाथ में नहीं है। बोर्ड की लाइट बढ़ाना जो है, और बोर्ड की लाइट सही है, ऊपर ज्यादा लाइट है। जो आज जिस स्टूडियो में क्लास है वहां पे ऊपर कुछ ज्यादा लाइट है, उसकी वजह से जो है कुछ जगह पे बोर्ड पे लाइट ज्यादा बढ़ गया, बाकी बोर्ड की लाइट कम नहीं है। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूं, फॉन्ट अगर बढ़ जाएगा तो शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में जो है समय काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक है। चलिए भाई, तो एक मुद्दा ये सुलझा। महासमी संस्कृति है क्या? तो ये जो महासमी संस्कृति है, इस संस्कृति में ये मोटा फॉन्ट करने से दिख रहा है कि नहीं? इस संस्कृति में पाषाण उपकरणों के साथ, पाषाण उपकरणों के साथ साथ लौह उपकरणों का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा था। जब पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करते थे, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने पर उसे ताम्र पाषाण काल कहते थे। अब क्या है भाई, अब जो है पत्थर के साथ साथ जब लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय काल को क्या कह रहे हैं? उस समय काल को महासमीय संस्कृति कह रहे हैं। मेगालिथिक कल्चर। तो एक लाइन में बच्चों क्लियर हो जाए कि महासमी संस्कृति क्या है। जब पत्थर के साथ साथ लोहे का प्रयोग, 1000 ईसा पूर्व में आपने देखा था उत्तर वैदिक काल में, वहीं से उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है। तो पत्थर के साथ साथ लोहे का प्रयोग तो महासमी संस्कृति, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग तो ताम्रपाषाण काल। अगले पहलू पर आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला पहलू क्या है? तो अगला पहलू है, बहुत छोटा सा यूनिट है, महासमी संस्कृति की विशेषताएं क्या है? महासमी संस्कृति की विशेषताएं क्या है? संस्कृति की विशेषताएं क्या है? जो महासमी संस्कृति की विशेषताएं क्या है? बता रहा हूं, पहाड़ों के नीचे ही क्यों रहते थे? क्या पहले से आप देख चुके हैं क्या? आप किसी बैच में इस वीडियो को देख चुके हैं क्या? महासमी संस्कृति की विशेषताएं क्या है भाई? तो बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों के साथ क्या होता था? बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों के साथ क्या हो रहा है? बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों के साथ ये जो हैं कब्रों का निर्माण कर रहे हैं। कब्रों का निर्माण मतलब जब मृत व्यक्ति थे तो आपको नौपाषाण काल याद आ रहा होगा। नौपाषाण काल में उन्हें क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। दफना करके उसमें खड़ाऊ है, बर्तन है, कुत्ता है, जो पालतू जानवर है, उसे भी दफना दिया जाता था। अब बच्चों महासमी संस्कृति में जो इसकी पहली विशेषता है कि जहां पे दफना रहे हैं उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर से जो है उसे घेर दे रहे हैं। इस संस्कृति की, किस संस्कृति की? जहां पत्थर के साथ साथ लोहे का प्रयोग हो रहा है। महासमी संस्कृति की पहली विशेषता कि बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों के साथ कब्रों का निर्माण हो रहा है। अब क्या है, कब्रों के कई प्रकार आपको दिखेंगे। कब्रों के कई प्रकार दिखेंगे भाई। कई प्रकार मतलब कक्ष विहीन कब्र है, कक्ष विहीन कब्र है। दूसरा जो है कक्ष युक्त कब्र है, कक्ष युक्त कब्र है। मींस कि मान लीजिए ये कब्र बनाया गया तो कब्र के चारों तरफ कई कक्ष बन गए, तो कक्ष बन गए तो ये कक्ष युक्त कब्र है। अगर चारों तरफ कोई कक्ष नहीं है तो वो कौन से कब्र है? वो कक्ष विहीन कब्र है। अगली बच्चों विशेषता क्या है? तो अगली विशेषता जो है महासमी संस्कृति के लोग, इस संस्कृति के लोग पर्वतों के गिरिपादीय क्षेत्र में, पर्वतों के गिरिपादीय क्षेत्र में
रहते थे। दे वर रिसाइडिंग नियर द फुट हिल एरिया ऑफ द माउंटेन रीजन। पर्वतों का गिरिपादी मतलब क्या है भाई? पर्वतों का गिरिपादी मतलब मान लीजिए कि अगर ये ऐसे करके पहाड़ है, तो पहाड़ के कहां पे हैं? फुट हिल एरिया पे है। ये जो निचला क्षेत्र है, इस निचले क्षेत्र में ये रह रहे हैं, फुट हिल एरिया में रह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है ये इनका गिरिपादी क्षेत्र है। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि पर्वतों के ऊंचाई पर इनको कंद मूल जो है, फल वल जो है, ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो बर्फ वो होने लगता है या वनस्पतियां कम मिलेंगी। ज्यादा ऊंचाई पे जो मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता बच्चों पानी है, उस पानी की दिक्कत है। नीचे क्या है? नीचे फुट हिल एरिया में कहीं पे तालाब बना हुआ है, कहीं पे अपना उस तरीके से इनकी आवश्यकता हो जा रही है। जानवरों का शिकार करना है तो ये शिकार भी कर ले रहे हैं। एक आध दो खेती का साक्ष्य मिलता है, तो खेती पहाड़ों पे तो करेंगे नहीं, जहां पे थोड़ा प्लेन एरिया रहेगा, तो निचला क्षेत्र प्लेन एरिया है, वहां पे हो रहा है। तो चलिए, इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है इस संस्कृति के लोग जो लोहे के साथ साथ पत्थर के उपकरण का प्रयोग करते थे, जो कब्रों को बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों से घेर देते थे, कई प्रकार के कब्र जिनके मिले हैं, वो कहां रहते थे? वो फुटहिल एरिया में रहते थे। अगला है आदि चनल्लूर से। अगली विशेषता क्या है? तो आदि चनल्लूर से सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। इससे क्या होता है? इससे प्रतीत होता है कि कृषि कार्य शुरू कर दिए थे, कृषि कार्य शुरू हो गया था। एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगला बच्चों कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि खुदाई में अत्यधिक शिकार के ही औजार मिलते हैं। अगली विशेषता क्या है? कि खुदाई में अत्यधिक शिकार के औजार मिलते हैं। और शिकार के औजार मिलने से हमें क्या पता चलता है? तो शिकार के औजार मिलने से हमें यह पता चलता है कि प्राथमिक पेशा जो है शिकार और पशुपालन रहा होगा। शिकार और पशुपालन रहा होगा। शिकार और पशुपालन मतलब कि वो इनका, अरे आप लोग छात्र हैं भाई, तो आप लोग का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य पढ़ाई करना है। कहीं आपके जो साक्ष्य मिल गए कि आप जो है पहाड़ों में घूमने गए थे, तो आपको घुमंतु थोड़ी कहा जाएगा कि आप पर्यटक, मतलब ये शौक की चीज है। तो वैसे ही एक जगह से सिंचाई का साक्ष्य मिलना जो है, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़े खेतीहर लोग थे, बहुत बड़े किसान लोग थे। अधिकांशतः खुदाई में शिकार के औजार मिले हैं, मतलब शिकारी लोग रहे होंगे। अगला क्या है भाई? तो इसकी अगली विशेषता जो है, इनके महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो महासमीय संस्कृति से बच्चों उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो घुमंतु जीवन अभी जी रहे हैं, अभी लोहा और पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं। तो विशेषता में यही सब विशेषता देंगे। महासमी संस्कृति से मुरुगन देवता के साक्ष्य मिलते हैं। मुरुगन देवता का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? तो इनका प्रतीक चिन्ह, ये त्रिशूल धारण किए हैं और प्रतीक चिन्ह जो है वो मुर्गा है। प्रतीक चिन्ह इनका मुर्गा है। मुरुगन देवता की पूजा की जाती थी, मुरुगन देवता का प्रतीक चिन्ह मुर्गा है। त्रिशूल धारण करते थे। ये थे कौन? तो भगवान शिव के पुत्र जो है कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय से ही इनको जोड़ करके देखा जाता है कि मुरुगन जो है वो कार्तिकेय हैं। अगला बच्चों क्या है? इस संस्कृति का साक्ष्य दक्षिण भारत से कई जगह से मिला है। आदि चनल्लूर है, त्रिशूर है, इसके साथ साथ नागार्जुन कोंडा है, उतनूर है, ये सारे प्रमुख स्थल हैं। अगली विशेषता क्या है? तो इस संस्कृति के लोग BRW मृदभांड का प्रयोग करते थे। BRW मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर का, काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। चलिए भाई, तो इस संस्कृति के लोग जो हैं BRW मृदभांड का प्रयोग कर रहे हैं। अगला और अंतिम विशेषता इनकी क्या है? तो अंतिम विशेषता है कि लौह उपकरणों का प्रयोग है। लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। और इन लौह उपकरणों में क्या है? लौह उपकरणों में फावड़ा है, छेनी है, इस तरीके के जो लोहे के बने हुए औजार होते हैं, हंसुआ समझ रहे हैं, हंसिया है, तो इन सारे उपकरणों का ये प्रयोग कर रहे हैं। एक अगर अंतिम देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि मृत व्यक्ति को क्या था? मृत व्यक्ति को जानवरों को खाने के लिए पहले छोड़ देते थे। मृत व्यक्ति को
पहले जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में क्या था भाई, बाद में जो अवशेष बचा, बाद में अवशिष्ट जो बचा को दफना दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो इसके दो पहलू आप समझ सकते हैं कि दफनाने का मुद्दा क्या था, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा जरा बता दीजिए मुझे। खत्म हो गया बेटा, महासमी संस्कृति खत्म हो गया। जितना मैंने ये लिखा है बस वही मुझे देख करके लिखवा देना है। तो अगर आप लोग बेटा जो है इसे लिख लिए हो तो अच्छी बात है, अगले यूनिट पे बढ़ लेते हैं। छोटे छोटे यूनिट है दक्षिण भारत के। अगर यही चाहते हैं कि सब देख करके बोलिए मैं बैठ करके लिखूंगा तो कहिए, तो मैं लिखवा। क्यों दफना देते थे, अरे क्यों पता नहीं था अभी तो भाई, ये कौन लोग हैं। शव जो होता था उससे दुर्गंध आती थी, इनको लगता था कि पशु पक्षी अगर खा जाएंगे, चील कौवे अगर खा जाएंगे, एक तो परोपकार की भावना है। परोपकार की भावना मतलब कि आज भी ये जो उसे कौन कहते हैं, पर्सियन लोग जो हैं, पारसी धर्म में आज भी ये परंपरा है। कोरोना में उस पर बैन लगा दिया गया था। पारसी धर्म में एक ऊंचे टावर पे क्या है, शव को ऊंचे टावर पे लाया जाता है, वहां पे छोड़ दिया जाता है, चील कौवे खाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे दफना दिया जाता है। मुद्दे की बात बच्चों क्या है, तो मुद्दे की बात जो है कि परोपकार की भावना थी, और परोपकार के साथ साथ जो रहता है इनकी वो भी रहता है कि उसको जो है जो वैज्ञानिक तरीके से दुर्गंध ना हो या उन सारी चीजों से, तो उस अवशिष्ट को वो कर देते थे। आइए चलिए तो फटाफट लिख लीजिए जो है। अच्छा कल का भी रह गया क्या, कल का क्या रहा है, कल का मुगलकालीन आर्थिक दशा में लिखवा रहा था क्या, उसमें डेली क्लास नोट्स में नहीं मिला है क्या, डेली क्लास नोट्स में बेटा नहीं मिला है क्या। वो डेली क्लास नोट्स में जो है महासमी संस्कृति से लिखिए, लिखिए महासमी संस्कृति, महासमी संस्कृति लिखिए। इस संस्कृति का समय काल, इस संस्कृति का समय काल 1200 से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक का समय काल था। 1200 से, चलिए भाई अंश कह रहे हैं कि मिल चुका है सर, अभी डेली क्लास नोट्स आया। 1200 से दूसरी शताब्दी ईस्वी था, फुल स्टॉप। महासमी संस्कृति के लोग, महासमी संस्कृति के लोग बड़े बड़े पाषाण खंडों के साथ साथ, महासमी संस्कृति के लोग बड़े बड़े पाषाण खंडों के साथ लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे, लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे, लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो ये बेटा ना अपनी टीम से मेरा ऑफलाइन भी बैच लगा हुआ है, तो कुछ वहां से मैसेज है, बस मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे देता हूं उसके बाद। तो आइए जो है हाँ, लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, हेडिंग दे दीजिए महासमी संस्कृति की विशेषताएं, हेडिंग दे दीजिए महासमी संस्कृति की विशेषताएं। तो तेजी से लिखिए, इस संस्कृति के लोग बड़े बड़े पत्थर के, इस संस्कृति के लोग बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर का प्रयोग करके, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर का प्रयोग करके कब्रों का निर्माण करते थे, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों का प्रयोग करके कब्रों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है कब्रों के प्रकार, कब्रों के प्रकार। मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन है, जो भी बेटा अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी तौर से समर्पित है, अपने माँ बाप की बातों को मानने वाला हो, अपने माँ बाप की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, युवाओं के नखरे भी तो बहुत होते हैं सफल होने का। तो आइए जो है लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए जो है, लिखिए महासमी संस्कृति में विविध प्रकार के कब्र बनाए जाते थे, महासमी संस्कृति में विविध प्रकार के कब्र बनाए जाते थे। कक्ष युक्त कब्र, कक्ष युक्त कब्र, विविध प्रकार के कब्र बनाए जाते थे, डैश देकर के, कक्ष युक्त कब्र, कॉमा, कक्ष विहीन कब्र, कक्ष विहीन कब्र, तथा कक्ष विहीन स्मारक, तथा कक्ष विहीन स्मारक। अगला जो है, महासमी संस्कृति के लोग पहाड़ों के, महासमी संस्कृति के लोग पहाड़ों के गिरिपादीय क्षेत्र में, पहाड़ों के गिरिपादीय क्षेत्र में, पहाड़ों के गिरिपादीय क्षेत्र में, ब्रैकेट में निचले हिस्से में, निचले हिस्से में ब्रैकेट क्लोज, रहते थे, पहाड़ों के गिरिपादीय क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट कीजिए, आदि चनल्लूर से, आदि चनल्लूर से धान की सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं,
आदि चनल्लूर से धान की सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात अर्थात महासमी संस्कृति के लोग अर्थात महासमी संस्कृति के लोग कृषि कार्य भी करते थे, इसका साक्ष्य मिलता है। अर्थात महासमी संस्कृति के लोग कृषि कार्य भी करते थे, इसका साक्ष्य मिलता है। परंतु परंतु खुदाई में अत्यधिक शिकार के औजार मिले हैं। परंतु खुदाई में अत्यधिक शिकार के औजार मिले हैं। अतः कृषि इनका द्वितीयक पेशा रहा होगा। अतः कृषि इनका द्वितीयक पेशा रहा होगा। और शिकार करना, कृषि इनका द्वितीयक पेशा रहा होगा और शिकार करना जीवन का प्राथमिक पेशा था। शिकार करना जीवन का प्राथमिक पेशा था। नेक्स्ट, महासमी संस्कृति के लोग महासमी संस्कृति के लोगों में लोकप्रिय देवता मुरुगन की पूजा के संकेत मिलते हैं। लोकप्रिय देवता मुरुगन के पूजा के संकेत मिलते हैं। लिखिए, त्रिशूल का संबंध मुरुगन से है। त्रिशूल का संबंध मुरुगन से है। त्रिशूल का संबंध मुरुगन से है। और मुरुगन देवता का ध्वज मुर्गा था। मुरुगन देवता का ध्वज मुर्गा था तथा इनकी साम्यता भगवान शिव के पुत्र मुरुगन से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से किया जाता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। महासमी संस्कृति के कई सारे प्रमुख स्थल हैं। महासमी संस्कृति के कई सारे प्रमुख स्थल हैं जिसमें आदि चनल्लूर, कई सारे प्रमुख स्थल हैं जिसमें आदि चनल्लूर, त्रिशूल होता है ना, त्रिशूर, आदि चनल्लूर, त्रिशूर कार्तिकेय से ही किया जाता है बेटा। उन्हीं का साउथ इंडिया में उन्हें मुरुगन कहते हैं। तो एग्जैक्टली वही है। साउथ इंडिया का थोड़ा अपना अलग चलता है। अभी अगला यूनिट में एक कहानी सुनाऊंगा। आदि चनल्लूर, त्रिशूर, कौमा जूना पानी, कौमा नागार्जुन कोंडा, कौमा उत्तनूर, कौमा पोरकालम इत्यादि। नेक्स्ट, इस संस्कृति के लोग पत्थरों के साथ लौह उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। जैसे कि फावड़ा, लौह उपकरणों का भी प्रयोग करते थे, जैसे कि फावड़ा, छेनी, हंसिया, जिनका प्रयोग मुख्यतः शिकार एवं घरेलू कार्यों में होता था। नेक्स्ट, इन सभी स्थलों से काले और लाल मृदभांड मिलते हैं। नेक्स्ट, ये लोग आंशिक समाधान पद्धति को अपनाते थे, जिसके अंतर्गत पहले मृत व्यक्ति के शव को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके अंतर्गत पहले मृत व्यक्ति के शव को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद शेष बचे भाग को दफनाकर बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। चलिए बच्चों, तो ये छोटा सा एक यूनिट था, समाप्त हुआ। अब हम लोग कहां पे बढ़ते हैं? अब हम लोग जो है संगम काल की तरफ। दक्षिण भारत का अगला यूनिट जो है वो संगम काल है। संगम काल से क्लास की शुरुआत में मैंने बताया राज्य का सर्वप्रथम उदय इसी समय काल में हो गया था। राइज ऑफ स्टेट यहीं से हुआ था।
अब संगम काल में क्या है भाई, जो भी जानकारी है इसके स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत जो हैं वो संगम साहित्य है, संगम साहित्य है। जो संगम साहित्य है, इस संगम साहित्य का रचना काल कब है? संगम साहित्य का जो रचना काल है वो कब है? तो संगम साहित्य का रचना काल 100 से 250 ईस्वी के मध्य है। 100 से 250 ईस्वी के मध्य है, के मध्य है। द संगम लिटरेचर इट वाज कंपोज्ड इन बिटवीन द ईयर्स ऑफ 100 टू 250 एडी। साउथ में कैसे पहुंचा होगा अक्षत में, ये सब प्राचीन काल में कुछ ऐसी आंकड़े हैं ना जो समझ से परे हैं। और कोई ऐसा नहीं कि लोहा, अब जो इसमें बहुत सारा वो है कॉम्प्लिकेसी है। लोहे की खोज आप लोग की किताबी स्तर पे 1000 ईसा पूर्व है, जबकि रिसर्च के लेवल पे अगर आप जाएंगे तो 1700 ईसा पूर्व तक उसकी प्राचीनता जा चुकी है, 1700 ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग। और कुछ जगह पे तो और ज्यादा पहले मिला हुआ है। तो मोटी मोटा आप यही अंदाज जो एनसीईआरटी बुक गाइड करती है आप उसी को लेकर चलेंगे। और साउथ इंडिया तक जैसे सभ्यता का प्रचार प्रसार होता गया, वैसे जो है वहां के लोगों तक उसका भी प्रसार होता गया। अब जो इंटरलिंकेज है भाई वो कब से है? इंटरलिंकेज उत्तर का दक्षिण के साथ इंटरलिंक जो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न केंद्रों के मध्य क्या होता था? व्यापार वाणिज्य होता था, बाह्य देशों के साथ भी व्यापार वाणिज्य होता था। वही जब ताम्रपाषाणी संस्कृति आती है तो ताम्रपाषाणी संस्कृति के समय में भी इनके अपने संबंध रहते हैं। तो ताम्रपाषाणी संस्कृति तो भाई महासवी से प्राचीन है ना। ताम्रपाषाणी संस्कृति में आपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान को देखा, पश्चिमी मालवा को देखा, उसके बाद जो है दायमाबाद को आपने देखा, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र को। इनके मध्य में संबंध पहले से थे। उत्तर से दक्षिण भारत ऐसा नहीं था कि एकदम से अछूते थे, जानते ही नहीं थे। बस वो कनेक्टिविटी मतलब जो सभ्यता का स्पर्श है। जैसे अगर अभी हम लोग बेटा कहां पे, दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप आइए, आप यहाँ का देखिए हालचाल भाई। रात 11-12 बजे तक पूरा जो है एकदम से लड़के जो हैं, उसी से 3-4 किलोमीटर पीछे चले जाइए, कुछ बच्चे होंगे जो जगतपुर का क्षेत्र है, वजीराबाद का क्षेत्र है, मात्र 3-4 किलोमीटर पीछे क्या है, 3-4 किलोमीटर पीछे एकदम से गांव, जगतपुर में जाएंगे तो एकदम भुच्चड़ गांव की तरह है। मेन रोड छोड़ के थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो पूरा गांव है। अब बच्चों, वो गांव के लोग ऐसा थोड़ी है कि शहर के जीवन को नहीं जानते। 3-4 किलोमीटर दूर पे मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर एकदम से सभ्यता की बयार है यहाँ पर। और 4 किलोमीटर दूर जो लोग हैं, वहां के मूल लोग हैं, गंवई लोग हैं, वो आज भी पशुपालन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनके जिंदगी जीने का शैली अलग है, इनके जिंदगी जीने का। ये मैं 4 किलोमीटर के अंदर की बात बता रहा हूं। तो ऐसा बेटा नहीं था कि उत्तर भारत दक्षिण भारत से अछूता था। वो जानने के लिए सब मतलब कनेक्शन उनके अंदर था, लेकिन जीवन शैली अपना अलग अलग है। लोहे का प्रसार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक हुआ जो है। आइए भाई, तो जो संगम काल है बच्चों, संगम काल के बारे में कहां से जानकारी मिलता है? संगम साहित्य से जानकारी मिलता है। इसका रचना काल कब से कब तक है? 100 से 250 ईस्वी के मध्य है। अब संगम साहित्य में महाकाव्य आते हैं। संगम साहित्य में महाकाव्य आते हैं। ये जो महाकाव्य हैं कौन कौन से हैं? तो 3 प्रमुख हैं। शिलप्पादिकारम है, शिलप्पादिकारम है। शिलप्पादिकारम जैसे रामायण और महाभारत है, इसे महाकाव्य कहा जाता है, एपिक कहा जाता है। तो शिलप्पादिकारम जो है उसे किसने लिखा भाई? तो उसे जो है इलैंगो आदिगल ने लिखा, इलैंगो आदिगल ने लिखा। अगले कौन है भाई? तो अगला महाकाव्य जो है मणिमेखलय है। मणिमेखलय को कौन लिखा? मणिमेखलय को जो है शीतलय सत्यनार ने लिखा। मणिमेखलय को जो है शीतलय सत्यनार ने लिखा। अगला कौन सा महाकाव्य है? अगला जो है तोलकाप्पियम है। तोलकाप्पियम को किसने लिखा भाई? इसे जो है तोलकाप्पियर ने लिखा। इसे जो है तोलकाप्पियर ने लिखा। तो दीज आर द एपिक ऑफ द संगम एज। विच वन आर द एपिक? तो फर्स्टली इट इज द शिलप्पादिकारम कंपोज्ड बाय इलैंगो आदिगल। The second one is the Manimekhalai. It was composed by the Sitalai Satyanar. And the third one is the Tolkappiyam, composed by the Tolkappiyar. चलिए बच्चों, इसके बारे में कैसे जानते हैं? और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। एत्तु तो क्या है, पत्तु पात्तु है, अहनानुरु है, पुरनानुरु है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे नाम रखते थे नहीं बेटा, ये दक्षिण भारत आप पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में थोड़ा सा तमिल टच आएगा। तमिल टच आएगा, जैसे मध्यकाल में कुछ फारसी अल्फाज थे, तो दक्षिण में जो है वो तमिल शब्द है, तो तमिल में कुछ ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो संगम काल है, सर्वप्रथम राज्य का उदय उदय इसी समय हुआ था। तो संगम काल के जो हैं प्रमुख राजवंश कौन से हैं? प्रमुख जो हैं राजवंश कौन से हैं? संगम काल के जो प्रमुख राजवंश हैं भाई, ये चोल, चेर और पांड्य हैं। कौन कौन से हैं? चोल हैं, चेर हैं और पांड्य हैं। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश हैं। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश हैं। ये तीन राजवंश जो रहते हैं वो कहां पे रहते हैं? वो सुदूर दक्षिण भारत में रहते हैं। अगर बच्चों तुलना किया जाए तो वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? तो पांड्य जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्र है। चोल जो है ये अपर तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। और चेर जो है, चेर वंश जो है, आज का जो केरल क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वो क्षेत्र है। आज का जो केरला वाला रीजन है वो चेर वंश का क्षेत्र है। तो संगम वंश जिसे आपको पढ़ना है कौन कहां पर है, मैप पर इसका अंदाजा लगा होगा। अब बच्चों एक बॉक्स बनाना है आप लोग को। एक सर्टेन इंटरवल पे कभी कभी स्टेटमेंट बन जाता है, तो बॉक्स मेरे साथ आप बनाते चलिए। संगम काल, और यहां पे ऐसे कर लीजिए। संगम काल में एक हो जाएगा ये वंश वाला कॉलम हो जाएगा। दूसरा जो है क्षेत्र, राजधानी और राजकीय चिन्ह। क्षेत्र है, राजधानी है और राजकीय चिन्ह है। अब इसको ऐसे तीन भागों में बांट दीजिए। ऐसे जो है तीन भागों में बांट दीजिए। वंश में कौन कौन से हो गए भाई? तो चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। आइए देखा जाए जो है कि चोल वंश का क्षेत्र कौन सा है, इसी तरह से चेरों का क्षेत्र कौन सा है और पांड्यों का। आजकल नदियों पर आधारित बच्चों आप देख रहे होंगे प्रश्न जो है पिछले 3-4 सालों से नदियों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? तुंगभद्रा नदी पे दोनों लोगों ने बनवाया था, देवराय प्रथम रहते हैं और कृष्ण देवराय रहते हैं। इसके पहले वर्ष में पूछा था, पिछले वर्ष में, कि वो कौन सा अजंता किस नदी पे है? वाघोरा नदी वाला है। चंबल का जो है नदी पूछा था। एक साल जो है अमरावती का जो है स्टेटमेंट वो बनाते हैं, तो एक स्टेटमेंट था अमरावती कृष्णा नदी पर। तो चोल वंश किस नदी क्षेत्र में है भाई? तो ये पेन्नार नदी क्षेत्र में है। इसमें है पेन्नार नदी क्षेत्र है, पेन्नार नदी क्षेत्र है। चेर वंश किसमें है? तो ये कावेरी नदी क्षेत्र में है, कावेरी नदी क्षेत्र। और पांड्य वंश कहां पे है? पांड्य वंश जो है ताम्रपर्णी नदी क्षेत्र है, ताम्रपर्णी नदी क्षेत्र है। चलिए बच्चों अब अगला देखा जाए कि राजधानी कहां पे है। तो चोलों की राजधानी जो है वो उरैयूर है। कहां पे है? उरैयूर है। चेरों की राजधानी वांजी है, चेरों की राजधानी वांजी है। पांड्यों की राजधानी मदुरै है, पांड्यों की राजधानी मदुरै है। अगला जो है राजकीय चिन्ह कौन सा है भाई? तो बाघ है, धनुष है, मछली है। राजकीय चिन्ह बाघ है, धनुष है और मछली है। चोलों का बाघ है, चेरों का मैं हट जा रहा हूं, चेरों का धनुष है, पांड्यों का मछली है। फटाफट बच्चों इसको लिख लीजिए, इसको मैं लिख पाऊंगा नहीं, फटाफट इसे लिख लीजिए। तो ये जो है वो अभी कल वाले क्लास में वो होंगे, कल वाले दूसरे चोल हैं जो 10वीं शताब्दी में आ रहे हैं। अच्छा अक्षत ने पूछा, तो अक्षत तीन संगम सम्मेलन पर आते हैं। कहां पर आते हैं? तीन संगम सम्मेलन पर आते हैं। तीन संगम सम्मेलन पर आते हैं।
जो 3 संगम सम्मेलन हुए हैं, ये भी गाहे बगाहे पूछ लेता है, दक्षिण भारत से वो 2-3 क्वेश्चन जो है पूछता ही है। तो अगला जो है 3 संगम सम्मेलन का, यहां पे हम लोग को क्या करना है, तो एक कॉलम ऐसे बना दीजिए और इसका जो है स्थान हम लोग कर देते हैं कि स्थान कहां पे है। दूसरा जो है, ये भी मेरे साथ बनाते चलिएगा, दूसरे जो है अध्यक्ष कर देते हैं, तीसरा जो है वर्ष कर देते हैं। स्थान, अध्यक्ष और वर्ष। स्थान, अध्यक्ष और वर्ष। तो अभी आपने क्या देखा, 3 संगम है, तो यहां पे हम लोग क्रम कर देते हैं 1 2 3। पहला बच्चों कहां पे हुआ है, पहला मदुरै में हुआ है। अध्यक्ष जो है वो अगस्त्य ऋषि हैं, अध्यक्ष जो हैं अगस्त्य ऋषि हैं, और कितने वर्ष तक हुआ है, तो 4400 वर्ष तक हुआ है। दूसरा जो है, दूसरे का स्थान कौन सा है, तो दूसरे का स्थान कपाटपुरम है, कपाटपुरम है। इसकी अध्यक्षता जो है तोलकापियर ऋषि ने किया था, तोलकापियर ऋषि ने किया था, और कितने वर्ष तक चला था, 3500 वर्ष तक चला था। तीसरा जो है उत्तरी मदुरै है, तीसरा जो है उत्तरी मदुरै है। उत्तरी मदुरै का अध्यक्षता किसने किया था, नकीरर ने किया था। कितने वर्षों तक बच्चों चला था, 1850 वर्षों तक, 1850 वर्ष। चलिए ये भी आप लिख लीजिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बॉक्स आपके साथ ही साथ बनाते चल रहा हूं, लीजिए। सिलप्पाधिकारम की है। चोल वंश के मुकेश अंबानी के बेटवा की शादी जो है, देख रहे हैं भाई, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो विश्व में अभी तक के इस 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी शादी माना जा रहा है। जैसे बच्चों मुकेश अंबानी का भी नाम जो है पैसे वालों में आप देख रहे होंगे, वो पैसे वालों में आप देख रहे होंगे, तो वैसे ही चोल वंश में एक व्यापारी थे। इस व्यापारी का क्या नाम था भाई, तो इस व्यापारी का नाम कोवलन था। इस कोवलन की पत्नी कौन थी, तो कोवलन की जो पत्नी है वो कन्नगी हैं, वो कन्नगी हैं। कन्नगी कैसी पत्नी है, तो कन्नगी जो है पतिव्रता नारी हैं, पतिव्रता नारी हैं। एक पतिव्रता नारी में जो भी गुण होने चाहिए वो सारे गुण जो हैं कोवलन की पत्नी में है। कोवलन का व्यापार के सिलसिले में क्या था, कोवलन का व्यापार के सिलसिले में बाहर आना जाना था। जो व्यापार के सिलसिले में बाहर आना जाना था, तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में जो है एक बार की बात होती है, व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए रहते हैं। एक नर्तकी होती हैं, नर्तकी जो हैं, आई फील माधुरी नाम रहता है। इनसे इनका क्या होता है, इनसे इनका जो है आकर्षण बढ़ जाता है। इनका आकर्षण किसके प्रति बढ़ गया भाई, तो एक नर्तकी के प्रति जो है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्या होते हैं, ऐसे में सब कुछ भूल जाते हैं। पत्नी बार बार संदेशा भेजती है, कन्नगी भाई पतिव्रता नारी हैं, पति के प्रति लॉयल हैं, फेथफुल हैं, बार बार संदेशा भेजती हैं कि स्वामी घर आ जाइए। पति की जगह नाचने गाने वालियों के यहां नहीं, पति का स्थान जो है अपने कुटुंब में होता है, अपने परिवार में होता है। कोवलन का आकर्षण है, बार बार वो संदेशा भेजती, बार बार कोवलन मना करते कि हमें भूल जाओ, मैं अब लौट कर वापस नहीं आऊंगा। ऐसे में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कन्नगी हैरान, परेशान, निराश होती जा रही हैं। कोवलन भी अपना व्यापार, उद्योग सब छोड़ छाड़ के माधुरी में जो है उनके साथ
समय व्यतीत कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बच्चों क्या है, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कहां के हैं, चोल देश के व्यापारी हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है कोवलन का व्यापार जो है वो लुटने लगता है, व्यापार जो है बर्बाद होने लगता है। भाई व्यापार पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं तो व्यापार कहां से फलेगा फूलेगा, व्यापार जो है वो सब समाप्त हो जाता है, समृद्धि सब खत्म हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि अब कोवलन के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो उस नर्तकी को उपहार में दे सके। अब क्या है भाई, अब चोल वंश किसी देश में ही रहेगा भाई ना बेटा, अगर कोई भी वंश है तो वो वंश किसी देश में ही होगा जिसे कि तकनीकी रूप से राज्य कहते हैं। तो चोल वंश में व्यापारी वहां के राजा वाजा नहीं है, ये वहां के व्यापारी हैं। चोल देश में जो है 3 वंश हैं, वो चोल देश की मैं बात कर रहा हूं। चोल देश के व्यापारी कौन है, कोवलन है। समय के साथ साथ क्या है भाई, अरे भाई मौर्य साम्राज्य कहिए या मौर्य वंश कहिए, गुप्त साम्राज्य कहिए या गुप्त वंश कहिए, बात एक ही है, उस दौर की बात हो रही है। कोवलन का क्या होता है, कोवलन का व्यापार लुट जाता है। जब उनका व्यापार लुट जाता है, अब माधुरी को देने के लिए इनके पास कोई भी कीमती आभूषण नहीं होता है। माधुरी भी इनको भगा देती है, कहती भगो यहां से। जब माधुरी भी इनको, नर्तकी जो है वो इनको ठुकरा देती हैं, तब इन्हें इस बात का एहसास होता है कि वस्तुतः इस नर्तकी को हमसे कोई लगाव था ही नहीं, उसका जो भी स्नेह था, उसका जो भी आकर्षण था, वो हमारे धन दौलत में था। धन दौलत में था भाई, तो क्या होता है, अब इनको अपने पत्नी की अहमियत समझ में आती है। इनको लगता है कि अगर वास्तविक प्यार कोई करता था तो मेरी पत्नी कन्नगी करती थी। और इनको बहुत ही ग्लानि होता है, बहुत ही पश्चाताप होता है कि मेरी पत्नी मुझे बार बार बुलाती रही, परंतु नर्तकी के आकर्षण में मैं उसे बार बार ठुकराता रहा। इन्हें पश्चाताप इस बात का भी होता है कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ बर्बाद। भाई अब मैंने मुकेश अंबानी का उदाहरण देकर के कहानी शुरू किया, तो आप समझ सकते हैं कितना बेशुमार धन संपत्ति इनके पास रहा होगा। इन्हें लगता है जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, व्यापार भी लुट गया, अपना घर भी लुट गया। बच्चों गुजरे जमाने का बड़ा ही फेमस, बड़ा ही मेलोडियस सॉन्ग है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाता है कहां। इनको लगता है कि भाई अब जाएं तो कहां जाएं, जो है व्यापार रहा नहीं, पत्नी को ठुकरा चुका हूं। एक दो बार नहीं, पत्नी बार बार मिन्नतें करती रही, अनुरोध करती रही, लेकिन पत्नी को बार बार मना करते रहे कि भूल जाइए। अब जाएं तो जाएं कहां। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है ग्लानि के भाव में रहते हैं, पश्चाताप के भाव में रहते हैं। गरीबी जब आती है तो चेहरा भी इनका, जो धन संपत्ति वैभव के दौर में इनका रुतबा था, इनकी संपन्नता थी, बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गया है, साधु सन्यासियों जैसा इनका चेहरा हो गया है। कई बार इनका दिल कहता कि चलते हैं एक बार अपना घर दिखाते हैं, अपनी पत्नी के पास चलते हैं। फिर इनके अंदर का ही मन इन्हें धिक्कारता था कि किस मुंह से पत्नी के पास जाओगे, किस हक से अपने घर पे जाओगे। जब घर और पत्नी बुलाती रही तब तो गए नहीं। इसी उआफो में महीनों बीतते हैं, एक दिन इनका जी नहीं मानता है, तो सोचते हैं चल के अपने घर और अपने पत्नी को देख लेते हैं। अपनी पहचान हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि दाढ़ी बाल दुर्दिन में है ना, ही इज राइट नाउ इन एडवर्स सिचुएशन, इन बैड कंडीशन। तो गमछा बेटा समझते हैं, गमछा तौलिया का छोटा फॉर्मेट। तो गमछा क्या करते हैं, गमछा से अपना चेहरा ढक लेते हैं, चेहरा साधु सन्यासी वाला हो ही गया है, बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, गंदे मैले जो है कपड़े हो गए हैं, और उसी वेशभूषा में अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और जब घर की तरफ चल पड़ते हैं तो अपने घर पर आते हैं, घर पर आते हैं तो अपने घर का ही दरवाजा अजनबी की तरह, मुसाफिर की तरह खटखटाते हैं। घर के अंदर से इनकी पत्नी आती हैं। पत्नी कहती हैं कि भाई बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूं, इधर से गुजर रहा था, बड़ी जोर से भूख लगी है, अगर खाने के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ा आपका बड़प्पन होता, बहुत एहसान होता। इसी को बच्चों संस्कार कहते हैं कि जीवन में संस्कार कैसे हैं। तो कहते हैं कि भाई, इनकी पत्नी कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, आप थोड़ा देर विश्राम कीजिए और मैं ताजा जो है पकवान बनाती हूँ, ताजा खाना बनाती हूँ, और फिर उसको बाद में आपको खाना परोसती हूँ। जब खाना बन रहा होता है, कभी मम्मी के हाथ का खाना खाए होंगे ना, अगर मान लीजिए बाहर रहते हैं बेटा, मान लीजिए आप भी दिल्ली रहते हैं, दिल्ली है, पटना है, इलाहाबाद है, ग्वालियर है, अपने घर से बाहर अगर रह के तैयारी कर रहे हैं, जब अपने घर जाते हैं ना, मम्मी के खाने की जो खुशबू है, बेटा बाहर है टिफिन का खाना खाते हैं या अपने से बनाते हैं तो दाल भात चोखा खाते हैं। महीने 2 महीने बाद जब घर जाते हैं तो माँ बाप के तो कलेजे के टुकड़े हैं आप, माँ बाप के कलेजे के टुकड़े। माँ भी सोचती है कि महीनों बाद मेरा बेटा आया है,
कि बचपन से पाली हैं आपको भाई, बचपन से पाली हैं तो आपके हर जो है उसको जानती हैं कि खाने में क्या आपका फेवरेट है। तो 4-5 दिनों के लिए आप लोग छुट्टियों में घर जाते हैं, मम्मी वही बनाती है खाना जो बचपन से अच्छा लगता था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अपने ही घर के, अपने ही पत्नी के हाथों के बन रहे खाने की खुशबू जब वो महसूस करते हैं तो इन्हें फिर से अपने आप पे घिन आता है कि कितना हंसता खेलता मेरा परिवार था और मैं उसकी अहमियत को नहीं समझा और 2 कौड़ी की नर्तकी नाचने वाली के पास सौंदर्य के आकर्षण में चला गया। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पत्नी खाना लाती है, मुद्दतों बाद अपने घर का, अपने पत्नी के बने हाथ का खाना खाते हैं। खाना खाते खाते सोचते हैं कि पत्नी के मन को जरा टटोलते हैं कि पति के प्रति उनके मन में कौन से भाव हैं। पत्नी से पूछते हैं कि आपके पति कहाँ हैं। तो पत्नी कहती है कि अच्छा ये गए हैं सालों के भाई, लेकिन पत्नी क्या है, पत्नी पतिव्रता नारी है भाई ना। पत्नी के लिए पति मुसाफिर होते हैं, मतलब उनको लगा कि ये जो है मुसाफिर, वो क्या पहचान पाती है कि हमारे पति हो सकते हैं। शक भी नहीं होता है क्योंकि पति तो 1000 बार मना कर चुके हैं कि हमें भूल जाओ, मैं नहीं आऊंगा। इन्हें क्या पता है कि माधुरी इनको भगा चुकी है। कहती हैं, झूठ बोलती हैं, कहती हैं 2-4 दिनों से व्यापार के सिलसिले में कहां गए हैं, 2-4 दिनों से व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हैं। अब कोवलन जो इनके पति हैं मुसाफिर बनके अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के हाथों का खाना खा रहे हैं। पति के प्रति पत्नी की भावना क्या है इसे जानने के लिए पूछे हुए रहते हैं कि पति कहाँ है। इनको लगता है कि वो कोसेंगी, गाली देंगी कि हमें अभागा कर दिया, हमें बेसहारा। लेकिन पत्नी कहती है कि 2-4 दिनों से व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हैं। कोवलन को धक्का लगता है कि अरे भाई मैं तो वर्षों पहले छोड़ दिया था। कहते हैं कि जरा पति अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब जरा अपने पति पे ध्यान रखिएगा, जमाना बहुत खराब है। जैसे ही बच्चों ये बात कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, पति पर ध्यान दीजिएगा, तो पत्नी क्या होती है, पत्नी आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपको अतिथि समझकर, आपको मेहमान समझकर आपका स्वागत कर रही हूं, आपका आवभगत कर रही हूं। अगर एक शब्द भी मेरे पति के बारे में कुछ और अगर आपने बोला तो आपको अपमानित करके अपने दरवाजे से भगा दूंगी। इन बातों को कोवलन सहन नहीं कर पाते हैं। अपने पति के प्रति कन्नगी के इस सम्मान को सुन करके वो कह रही है कि उनको लगता है मैंने क्या क्या इसके साथ सुलूक नहीं किया, और ये पीठ पीछे भी कह रही है कि पति के बारे में एक शब्द बोलेंगे तो अपमानित करके आपको भगा दूंगी। कोवलन द्रवित होते हैं, फूट फूट कर रोना शुरू करते हैं, अपने पत्नी के पैरों पर गिर जाते हैं और गिर करके कहते हैं कि मुझे माफ कर दो कन्नगी, 2-4 दिनों से व्यापार के सिलसिले में गया हुआ तुम्हारा अभागा पति नहीं हूं। फुट फुट कर रो रहे होते हैं। तो कन्नगी कौन है बच्चों, कन्नगी पतिव्रता नारी हैं। कोवलन को उठाती हैं और कहती हैं कि पति का स्थान पत्नी के पैरों में नहीं। अब बच्चों में माइथोलॉजिकल ये महाकाव्य है, महाकाव्य मतलब पुरुष प्रधान समाज का। रामायण में भी तो कहानी देखे नहीं, भगवान राम ने सीता को त्याग दिया। महा का मतलब माइथोलॉजिकल। तो कहती है पति का स्थान पत्नी के चरणों में नहीं बल्कि पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है। और कहती है सुबह का अगर भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और कहती हैं आपको अपने किए का अगर एहसास है तो मैं माफ करती हूं, फिर से हम लोग एक नवीन जीवन का सफर एक नवीन मोड़ के साथ शुरू करेंगे। बैरी जमाना जो कहा जाता है ना कि जमाना खराब है, ताना मारता कह रही है वही कोवलन है जो उसे छोड़ दिया। जमाना तरह तरह का ताना मारता बेटा कि ये वही कोवलन है जो एक नर्तकी के लिए अपना भरा पूरा संसार बर्बाद कर लिया। कोवलन इस जमाने के ताने को, इस दुनिया के ताने को सहन नहीं कर पाते हैं। हताश निराश एक दिन आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कैसे व्यापार करूं। व्यापार के सिलसिले में जब भी जाता हूं तब भी क्या लगता है, तब भी जो है लोगों का उलाहना मिलता है, ताना मिलता है। तो पत्नी क्या बोलती है, कहती है चोल देश छोड़कर हम लोग कहां चलेंगे, हम लोग पांड्य देश चलेंगे। पांड्य देश में आते हैं भाई। तो पांड्य देश के राजा कौन है, पांड्य देश के राजा जो हैं नेदुनजेलियन है। कौन है, नेदुनजेलियन है। अब ये जो नेदुनजेलियन पांड्य देश के राजा हैं ये बड़े ही न्यायप्रिय राजा होते हैं, न्यायप्रिय राजा होते हैं। यहां पे भी कोवलन अपना भाग्य आजमाते हैं। फिर से एक दिन परेशान होकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, कहते हैं व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कैसे व्यापार शुरू करें। कन्नगी फिर से इनको ढाढ़स देती हैं, हिम्मत देती हैं। और तमिल शब्द में तो कंगन को सिलप्पादिकारम कुछ कहा जाता है। ये वही कहानी कंगन की कहानी है, इसीलिए इसका नाम सिलप्पादिकारम है। पत्नी अपने जो सोने के कंगन हैं, कीमती कंगन का एक कंगन इनको देती हैं और कहती हैं कि आप इसे बेच करके अपना व्यापार फिर से शुरू कीजिए। कोवलन जब इसे बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हीं दिनों एकदम वैसा ही कंगन राजा नेदुनजेलियन के पत्नी का चोरी हुआ था। उन्हीं दिनों एकदम वैसा ही कंगन राजा नेदुनजेलियन की पत्नी का चोरी हुआ था। राजा ने पूरे नगर में दुदुम्भी, दुदुम्भी मतलब कि ये जो है घोषणा करवाया था कि जो उस कंगन का पता बताएगा उसे इनाम मिलेगा। अब जो सोनार रहता है वो 100 बहाने मारता है, वो कहता है बहुत कीमती कंगन है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, आप कंगन छोड़ जाइए, अगले दिन पैसा मैं
आपको दूंगा, व्यवस्था करके आप आइएगा। अगले दिन जब कोलन जाते हैं तो राजकीय सेना वहां पे रहती है। राजकीय सेना इनको कैद करती है, कैद करके कहां ले जाती है? नेदुंजेलियन के दरबार में ले जाती है। नेदुंजेलियन के दरबार में अब बच्चों गवाह कौन है, साक्षी कौन है? सब राजा ही हैं। राजा की पत्नी का ही कंगन चोरी हुआ है, तो राजा जब उस कंगन को देखते हैं तो देखते उन्हें तुरंत समझ में आता है कि यही वो कंगन है जो मेरी पत्नी का है, इस दुष्ट ने उसे चुराया है। चोरी की सजा वो क्या देते हैं? चोरी की सजा इनको मृत्यु दंड के रूप में देते हैं, फांसी की सजा देते हैं। ऐसे में कोलन की मृत्यु होता है और यह समाचार कन्नगी को पता चलता है। जब कन्नगी को पता चलता है तो कन्नगी क्रोध से आपा खो बैठती हैं और कहती हैं कि शायद मेरे जीवन में पति का सुख था ही नहीं। जब विवाह हुआ तो पति जो है पराई कन्या के आकर्षण में थे। मुद्दतों बाद जब लौट के आए तो फिर हम लोग नवीन जीवन शुरू करने के लिए पांड्य देश आए। यहां भी उनको मृत्यु दंड दिया गया तो एक झूठे अपराध में दिया गया। नेदुंजेलियन के बारे में कन्नगी ने भी सुना था कि बड़े न्यायपरायण हैं, बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। वो अपना दूसरा कंगन अपने साथ लेती हैं, भरे दरबार में जाती हैं और नेदुंजेलियन से कहती हैं कि अय राजा नेदुंजेलियन, मैंने तो आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ही न्यायपरायण हैं, बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। ये कौन सा न्याय है कि आपने जिस अपराध की सजा दिया मेरे पति ने वो अपराध किया ही नहीं था। और कहती हैं कि भाई ये कंगन, जब आपकी पत्नी का कंगन चोरी हुआ है तो मेरे पास एक जोड़ा का, तो दूसरा वो निकालती, कहती है कंगन मेरे पास और है। उनकी पत्नी का भी एक ही कंगन चोरी हुआ था। अब नेदुंजेलियन हैरान परेशान होते हैं। राजकीय सोनार को बुलाया जाता है। राजकीय सोनार अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि जिसे आपने सजा दिया है वो कोई साधारण राजा नहीं है, अरे जिसे आपने सजा दिया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कि वो चोल देश का बड़ा व्यापारी कोवलन था जिसे आपने भूलवश सजा दिया। नेदुंजेलियन क्या है भाई? नेदुंजेलियन धर्मपरायण है, न्यायपरायण है। जब उसे लगता है कि मैंने गलती से एक निर्दोष को सजा दे दिया तो भरे दरबार में वो अपनी सांसों को रोकते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अपने प्राणों को त्याग देते हैं भाई, तो कन्नगी का गुस्सा तब भी शांत नहीं होता है और कन्नगी कहती हैं कि आपके प्राणों को त्यागने से मेरे पति परमेश्वर लौट के मेरे पास तो नहीं आएंगे। उनका क्रोध बढ़ता जाता है और उनकी क्रोधाग्नि में पूरा मदुरा शहर जल के खाक हो जाता है। उनकी क्रोधाग्नि में पूरा मदुरा शहर जलकर खाक हो जाता है। तो बच्चों, ये दक्षिण भारत की देवी हैं। कन्नगी जो है दक्षिण भारत की भगवान शिव की पत्नी सती हैं। तो वैसे ही कन्नगी की पूजा दक्षिण भारत में पार्वती जो उनकी पत्नी भगवान शिव की सती और तो पार्वती के रूप में उनकी पूजा जो है आज भी दक्षिण भारत में किया जाता है। कहानी बेटा खत्म हुआ। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बता दीजिए। कहानी बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा नाम है बेटा? भूत अंकल, ये कौन सा नाम है? इसका कुछ तमिल शब्द आएगा। इस नाम बेटा नहीं चेंज हो रहा है, वो तो मान लीजिए समझ में आ रहा है कि नाम चेंज, लेकिन आपने भूत नाम रखा क्यों?